हेलो, वेलकम बैक। तो आज का जो हार्ड लिस्ट का लेक्चर है इसमें मोस्टली क्वेश्चंस है वो ओपन चैनल के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 181 में पूछा है कि रेक्टेंगुलर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा, उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ में क्या रेशियो होगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल वो सेक्शन होता है जिसका पेरीमीटर मिनिमम हो और डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा। जो भी चैनल हम डिजाइन कर रहे हैं उसका क्यू कांस्टेंट होगा तो उसका एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा। तो P रेक्टेंगुलर चैनल का होगा, ये डायमेंशन B है, ये डायमेंशन D है, तो पेरीमीटर हो जाएगा B प्लस 2D। हमें पता है कि B इंटू D इज इक्वल टू A है, तो B और D दोनों ही वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे B को D की फॉर्म में और A की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर सके, क्योंकि P अगर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो उन पॉइंट्स पे 0 होगा। तो P हो जाएगा A अपॉन B की जगह हो जाएगा A अपॉन D प्लस 2D। अब यहाँ पे A तो कांस्टेंट है, D वेरिएबल है, तो D के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये आ जाएगा माइनस A अपॉन D स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 2D स्क्वायर। A हमें पता है कि एरिया है जो इक्वल होगा B इंटू D इज इक्वल टू 2D इंटू D। D से D कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू आ गया 2D। तो यहाँ पे जो डेप्थ होगा वो ट्वाइस होगा, सॉरी हाफ होगा ब्रेड्थ का, हाफ द विड्थ। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 है, ये ट्रेपेजोइडल के मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में क्वेश्चन है। तो एक मैं हिंट बताती हूँ आपको याद रखने के लिए, जो कि ट्रेपेजोइडल और रेक्टेंगुलर दोनों में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ये हमने दो सेक्शन बनाए, ट्रेपेजोइडल और रेक्टेंगुलर। यहाँ पे आप ऐसे विजुअलाइज करो कि जो टॉप विड्थ है उसको आपने बीच से कट कर दिया है और यहाँ पे अगर हिंज लगा दें तो टॉप विड्थ कुछ इस तरीके से आएगी और ये टॉप विड्थ साइड स्लोप्स जो है, साइड्स जो है ट्रेपेजोइडल या रेक्टेंगल की, उनको पूरा पूरा ओवरलैप करेंगी। अगर इसको यहाँ से कट करके ऐसे लाएं तो ये हाफ जो टॉप विड्थ होगी ये पूरा का पूरा कवर करेगी साइड स्लोप को। सेम कंडीशन बनेगी रेक्टेंगुलर के सेक्शन में। फिर यहाँ से कट किया तो ये वाली साइड है ये ओवरलैप करेगी पूरा का पूरा इस वाले साइड को, और इधर वाला है ये इस वाली साइड को ओवरलैप करेगा। इससे एक चीज हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसमें देखें तो B इज इक्वल टू 2D, ये D और ये D दोनों मिलके टॉप बना रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे साइड स्लोप जो है उनकी लेंथ होगी 2, ये ZY स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये करेंगे सोल्व तो y स्क्वायर प्लस ZY स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया साइड स्लोप 1 प्लस Z स्क्वायर का रूट इंटू y, ये साइड स्लोप आ गया। टॉप विड्थ हो जाएगी B प्लस 2ZY, B यहाँ पे बॉटम पे विड्थ है, तो यहाँ से हम ये रिलेशन लिख देंगे कि B प्लस 2ZY विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप। तो इसे आपको दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे। तो ये रिलेशन होता है ट्रेपेजोइडल सेक्शन के केस में। दूसरा होता है हार्डलिक रेडियस, जो होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया निकालें तो हो जाएगा B इंटू D, पेरीमीटर हो जाएगा B प्लस 2D, और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी B इज इक्वल टू 2D, और B इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 2D स्क्वायर अपॉन 4D, और ये इक्वल आ जाएगा D/2 के। तो R इक्वल आ रहा है यहाँ पे D/2 के। ये सेम की सेम कंडीशन होती है ट्रेपेजोइडल में, सेम कंडीशन होती है दोनों में। रेक्टेंगुलर का आपको याद रखना है वो का वही ट्रेपेजोइडल का हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, A भी सही है, B भी सही है। स्टेटमेंट D में बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर हम, जो टॉप विड्थ है उसके सेंटर से स्लोपिंग साइड्स पे, तो वो इक्वल होंगी। तो हम एक बार डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। यहाँ पे O पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है, ये टॉप विड्थ का सेंटर है। यहां से हमने ये जो साइड थी, ये वाली जो साइड थी, इस पे एक परपेंडिकुलर डाली, ये वाली लाइन। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं O से, और ये वाली जो है Y है ये, तो ये भी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाली इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये तीनों पॉइंट्स एक सर्किल पे आते हैं। कौन सा पॉइंट? O से परपेंडिकुलर डाली
यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे डाली, फॉर एग्जाम्पल ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन तीनों को अगर मिलाएं तो एक सर्किल फॉर्म होता है। तो इससे हमें एक तो ये पता चल गया कि अगर ओ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये ओ सी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी विल बी इक्वल टू वाई, या सर्किल की फॉर्म में बात करें तो वाई इक्वल हो जाएगा सर्किल की रेडियस के। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था कि परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सेम होंगी, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये सर्किल पे फॉल हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो ये वाली भी रेडियस है सर्किल की, ये वाली भी रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये तीनों सेम होंगी। तो दो चीजें यहाँ पे हमें पता चली कि एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ सेम होती है और दूसरा अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएं तो एक सर्किल फॉर्म होगा जिसके की साइड स्लोप्स जो है और बॉटम है वो टेंजेंशियली होंगे सर्किल के, और उस सर्किल की रेडियस होगी वो आर होगी जो कि वाई के इक्वल होगी। तो ऑप्शन डी वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, ऑप्शन डी वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। ऑप्शन सी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्यों क्या है, क्यों के रेस्पेक्ट में कैसे इसने रिलेशन निकाला, लेकिन ए बी और डी अगर तीन स्टेटमेंट सही है तो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। और एग्जाम में भी अगर आपको दो स्टेटमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो कि क्लियर आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि सही है, तो आपको सारे स्टेटमेंट चेक नहीं करने, स्मार्टली वर्क करना है, टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगल सेक्शन होगा उसके थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, ये इस तरीके से बनता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये दोनों साइड्स होंगी ये सेम होंगी, ये मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार इसका डेरिवेशन करके देख लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री के इक्वल कैसे आता है। तो यहाँ पे ये एरिया आ गया, ये ट्रायंगुलर नॉच इस तरीके से होगा, ये इसकी हाइट है, ये एच है, ये दोनों एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से हमने डाला है बेस पे ऊपर वाले पे। इसकी ये वाली अगर एच है इसकी ये परपेंडिकुलर, तो ये सामने वाला जो साइड होगी एच टेन थीटा होगी, ये वाली होगी एच सेक थीटा होगी। आप कोस थीटा का फॉर्मूला इन दोनों में लगा के निकाल सकते हो, ये एच सेक थीटा आ जाएगा। इसका एरिया होगा वो एक ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस एच टेन थीटा है इंटू हाइट एच, और दोनों ट्राइंगल का करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया आ जाएगा एच स्क्वायर टेन थीटा। पेरीमीटर आ जाएगा एक साइड एच सेक थीटा है, दोनों मिला के 2h सेक थीटा हो जाएंगी। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि उस थीटा के लिए पी मिनिमम हो, पी मिनिमम हो तो पी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा थीटा के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे अब दो अननोन हमारे पास एच बी और थीटा बी, तो हम यहाँ पे एच को रिप्लेस कर देते हैं ए की फॉर्म में, तो यहाँ से एच आ जाएगा a अपॉन टेन थीटा का रूट एच के इक्वल हो जाएगा। तो जहां पे एच है वहां पे हम लिख देंगे a अपॉन टेन थीटा का रूट इंटू सेक थीटा। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 रूट है तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल है सेक थीटा अपॉन टेन थीटा का रूट। तो यहाँ पे दो आ रहे हैं सेक थीटा और रूट टेन थीटा, दोनों थीटा के फंक्शन है, तो पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे। तो डीपी बाई डी थीटा हो जाएगा 2 रूट ए बाहर आ रहा है, 1 बाई रूट टेन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 टेन थीटा n माइनस 1, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा जो पहले से है कांस्टेंट वाला, सो पहले से है तो इसको एज इट इज रखेंगे जो सेकंड वाला फंक्शन है, प्लस 1/10 थीटा का रूट को एज इट इज रखेंगे, सेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ मिनिमा के लिए फाइंड कर रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 टेन थीटा रेज टू पावर 3/2 अपॉन सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा का रूट इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा माइनस 1/2 सेक क्यूब थीटा टेन थीटा रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये प्लस कर देते हैं, दूसरी साइड ले जाएंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टेन थीटा का रूट। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1/2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को अगर साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 45 डिग्री हो जाएगी। तो टोटल एंगल जो होगा ये ट्रायंगुलर नोच का है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू 2। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे जो होगा, आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184, सर्कुलर सेक्शन के मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में पूछा है। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन के लिए जब हम मोस्ट इकोनॉमिकल निकालते हैं तो दो डिफरेंट कंडीशंस के लिए निकालते हैं, एक मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए निकालते हैं और एक मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए निकालते हैं। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए वहां पे ए को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया और ए को कांस्टेंट मान के हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी जो है उसको डी के फॉर्म में लिख दिया था, एक जो वेरिएबल उसके दूसरे के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन सर्कुलर सेक्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे जैसे यहाँ पे डेप्थ चेंज हो रही है वैसे वैसे जो ज्योमेट्री है सेक्शन की वो चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो रहा है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन के लिए निकालते हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन के लिए निकालते हैं, और दोनों के ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखनी है। डिस्चार्ज के लिए जो डी होता है वो 0.95 डी होता है और वेलोसिटी के लिए होता है वो 0.81 डी होता है। और इसकी ट्रिक में आपको अगर याद रखने में प्रॉब्लम हो तो बता रहे हैं। डिस्चार्ज में क्या डी है, डी को उल्टा कर दो तो बन जाएगा 9, तो 0.95 वाला जो है ये हो जाएगा डिस्चार्ज के लिए। वेलोसिटी को हम स्पीड भी बोल सकते हैं और एस को हम 8 बना सकते हैं। तो स्पीड वाले के लिए 0.81 हो जाएगा। आपको 81 और 95 फिगर याद रखना है, ये डायरेक्टली याद रह जाएगा कि डी से बन रहा है 9 और एस से हम बना सकते हैं 8। तो ये इतना तो आपको याद रखना है। उसके बाद नीचे की जो कंडीशंस है ये इसी से आ रही हैं, बट मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इन दोनों के लिए पूछा जाता है। ये डायरेक्टली जो कंडीशन होती है डेप्थ ऑफ फ्लो डिस्चार्ज के मैक्सिमम के लिए कितना होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कितना होगा, इसी से आते हैं क्वेश्चंस। तो 184 जो है, 184 में जो अगर ये मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन थी और उस कंडीशन के लिए जो थीटा होगा वो 308 डिग्री होगा, 308 डिग्री होगा ये वाला थीटा। जो डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे है ये डी है, यहाँ पे डी जो कि इक्वल है 0.95 डी के। डी ये वाला डी यहाँ पे है, ये डाया है, और ये वाला डी जो है यहाँ पे डेप्थ है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई। सेकंड में पूछा हार्डलिक मीन डेप्थ का, मतलब आर का पूछा इसने रेशियो। तो आर के लिए हम जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे और थीटा की वैल्यू रख देंगे। ये फॉर्मूला तो होता है हार्डलिक रेडियस का सर्कुलर सेक्शन के लिए। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू अगर डायरेक्टली हमें रखने तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर साइन थीटा के अंदर रख रहे हैं तो हम किसी में भी रख सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे होगा 300, 2 पाई होता है 360 में, तो 308 में हो जाएगा इतना रेडियन, माइनस साइन 308 अपॉन 2 पाई अपॉन 360 इंटू 308। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.573, इतना कुछ आ जाएगा रेडियस की फॉर्म में। अगर इसको डाया की फॉर्म में लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.29 डी। डी डाया है सर्कुलर सेक्शन का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी है वो काफी सिंपल है, इसने पेरीमीटर पूछा है तो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा बहुत इजीली। अगर टोटल एंगल 2 पाई होता है, 360 डिग्री होता है, तो उस केस में पेरीमीटर होता है पाई डी। अगर 1 डिग्री होगा तो पेरीमीटर होगा 360, और अगर 308 डिग्री होगा तो पेरीमीटर हो जाएगा इतना। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू 2.68 डाया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो इस तरीके से P भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने वेटेड पेरीमीटर को डेप्थ ऑफ वाटर की फॉर्म में पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2.68 है। D इक्वल हो जाएगा D अपॉन 0.95, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, D अपॉन 0.95, सॉरी 95। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा।
बट सारी वैल्यूज याद रखना पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आप ये फर्स्ट वाला याद रखो, नीचे वाला थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, बट मोस्टली ऐसे जो कैलकुलेटर अलाउड होता है उस टाइप के एग्जाम में तो आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 185। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूले वगैरह लगेंगे। दो चीजें याद रखनी है कि एक तो डी जो डेप्थ ऑफ वाटर होगा ये हो जाएगा 0.81 ऑफ डायमीटर, ये डी है, ये डाया है। दूसरा यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी, वो होगी 257 डिग्री, ये हो जाएगा 257 डिग्री। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही हो गया। बी में इसने हार्डली मीन डेप्थ का पूछा है, तो जो हमें अभी किया था r/2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 257 डिग्री हो जाएगी, जो कि हमें रेडियन में रखना पड़ेगा यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2π/360 इज इक्वल टू 257 रेडियन में हो गया अपॉन साइन 257 अपॉन 2π/360 इंटू 257। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी, d की फॉर्म में जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.30 d। d यहाँ पे डाया है, r की जगह अगर हम लिख देंगे d/2 तो ये आ जाएगा यहाँ पे हार्डलिक रेडियस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी में पूछा वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर जो अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर वाले में वैसे ही होगा। वेटेड पेरीमीटर के लिए वेटेड पेरीमीटर अगर 2π एंगल 360 डिग्री एंगल होता है तो वेटेड पेरीमीटर होता है पाई इंटू डी। 1 है तो 360 डिवाइडेड 1 डिग्री के लिए, और 257 डिग्री के लिए ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो P आ जाएगा 2.243 D। और अगेन इसने यहाँ पे इसने डेप्थ की फॉर्म में नहीं पूछा है, तीन स्टेटमेंट है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 186। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होगा वो कौन, चैनल सेक्शन होगा वो कौन सा होगा। तो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल, सर्कुलर, इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो सेमी सर्कुलर है तो वो सबसे बेस्ट सेक्शन होता है क्योंकि इसके लिए आर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, बट इसको फॉर्म करना काफी मुश्किल होता है और इसमें लाइनिंग वगैरह में जो मटेरियल लगता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनाना है तो एक फ्लैट सरफेस और इंक्लाइंड साइड एक्सक्यूट की जा सकती है इजीली, लेकिन अगर सर्कुलर सेक्शन बनाना है तो उसके लिए भी हमें कुछ रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर सेक्शन ही एक्सक्यूट करना होगा। जैसे ये सेमी सर्कुलर सेक्शन हमें कैनाल का बनाना था तो उसके लिए एक्सक्यूएशन की वो कुछ ऐसा किया गया। इसके बाद इसको सर्कुलर की शेप देने के लिए यहाँ पे ये सारा एरिया फिलिंग करके लाइनिंग से कवर करना होगा, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल नहीं हो पाता, टनलिंग में वेस्ट होता है। जब चैनल की बात है जहाँ पे हमें लाइनिंग वगैरह करनी हो वहां पे हाफ सर्कुलर सेक्शन बेस्ट नहीं रहता, वहां पे जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है वो बेस्ट रहता है क्योंकि मोस्ट क्लोज है सर्कुलर सेक्शन के, और सर्कुलर में जो प्रॉब्लम आ रही थी एक्सक्यूएशन वगैरह की वो भी ट्रेपेजोइडल में नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेजिस फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं। तो V इज इक्वल टू सी, RS का रूट ये होता है चेजिस फॉर्मूला, और इसको हम यूज करते हैं चैनल्स में वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 188। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 में पूछा है कि क्रिटिकल डेप्थ और V²/g में क्या रिलेशन होगा। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो y जिसके लिए कि E की वैल्यू मिनिमम होगी उसको बोला जाता है YC क्रिटिकल डेप्थ। इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करते हैं और इससे हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये इक्वेशन बनती है Q²T/Ga³ = 1। इस इक्वेशन से हम y कैलकुलेट करें, YC जो क्रिटिकल डेप्थ है, तो Q²/A² को हम वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो V²/g आ गया। यहाँ पे बचा T/A = 1। इसको हम लिख सकते हैं V²/g = A/T। A यहाँ पे एरिया है, T है वो टॉप विड्थ है,
अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन हुआ तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए A इज इक्वल टू हो जाएगा T इंटू वाई, क्योंकि T टॉप विड्थ बॉटम विड्थ हर एक डेप्थ पे जो विड्थ होगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू T इंटू वाई, ये कंडीशन है क्रिटिकल डेप्थ के लिए है, तो वाई सी लिख देंगे। तो A अपॉन T को हम वाई सी लिख सकते हैं। तो V स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल टू वाई सी, जिसको इसने H लिखा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कंडीशन होती है क्रिटिकल फ्लो के लिए, जिसके लिए एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, और जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने वाई सी निकाला, उस वाई सी के बेसिस पे हम डेप्थ को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वाई एक्चुअल वाई है वो वाई सी से ज्यादा है तो हम इसको सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं और ट्रैंक्विल फ्लो भी बोलते हैं। अगर ये इक्वल है तो क्रिटिकल फ्लो होता है, और अगर ये लेस देन वाई सी है, वाई इज लेस देन वाई सी, देन उस कंडीशन में जो फ्लो होगा उसको सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे, या टोरेंशियल फ्लो भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो V स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू वाई सी, तो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में बोला है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कंपेयर भी करेंगे तो हम V स्क्वायर जो वाई सी से कंपेयर करेंगे, तो V स्क्वायर अपॉन 2G है, उससे अगर ज्यादा है y, ये इक्वल है वाई सी के, तो इससे अगर y ज्यादा है तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा। तो ये तो कंपेयर करने के लिए इसने इक्वेशन गलत लिखी है, v को V स्क्वायर अपॉन 2G से कंपेयर नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसने इक्वेशन जो लिखी है वो गलत लिखी है। ये वाली जो इक्वेशन है V स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल टू H, और V इज इक्वल टू G H के रूट के इक्वल होगा, तो हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। अगर ये यहाँ पे H को अगर हम क्रिटिकल डेप्थ ले, तो इस केस में सुपर क्रिटिकल या टोरेंशियल फ्लो की कंडीशन बनेगी कि जो V है वो ग्रेटर होगा G अपॉन HC का रूट। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो क्रिटिकल फ्लो है, और अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो उस केस में डेप्थ ऑफ फ्लो कम होता है और वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो ये कंडीशन बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ओनली ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ए और सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, इसमें पूछा है कि वो फिनोमेना जो चैनल्स में अकर होती है जिसमें कि रैपिडली फ्लोइंग स्ट्रीम होती है वो अब्रप्टली स्लो फ्लो करने लग जाती है। रैपिडली फ्लोइंग मतलब पहले इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि Q तो कांस्टेंट रहता है डिस्चार्ज, तो पहले जैसे कि डेप्थ ऑफ फ्लो काफी कम था तो उस केस में वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर सडनली इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज हो जाती है। डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज होने के कारण इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और ये इस टाइप की जो सिचुएशन बनती है ये बनती है वाटर हैमर के केस में। बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई गेट है तो उसके नीचे से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी डेप्थ कम ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे जो है इसको ज्यादा एरिया मिलेगा फ्लो करने के लिए, ये सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज होकर अपनी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज कर लेगा। तो ये वाटर हैमर का केस होता है, तो इसमें आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 कि बैक वाटर कर्व बनते हैं वो कब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 में पूछा है कि बैक वाटर होगा वो कब अकर होगा। बैक वाटर कर्व अकर होगा डैम या फिर वीर के अपस्ट्रीम साइड में, जहां पे वाटर लेवल होता है वो यहाँ पे है वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, और डैम या वीर के पास पहुंचते पहुंचते इस तरीके से इसका वाटर लेवल है वो राइज होने लग जाता है, और इसके लिए यहाँ पे y की वैल्यू होती है वो yn और yc दोनों से ग्रेटर होती है। इस प्रोफाइल को M1 प्रोफाइल बोला जाता है। स्लोप है वो माइल्ड स्लोप है, और इस तरीके से डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इस तरीके से जैसे जैसे हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसे जैसे जा रहे हैं डैम से डैम की तरफ उसी तरीके से उधर की तरफ जाते जाते इंक्रीज होता जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लो, या फिर कह सकते हैं कि डैम से अपस्ट्रीम जाएंगे तो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अगर वीआरए डैम बन रहा है चैनल में तो उसके कारण लेवल राइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 कि हाइड्रोलिक रैम एक डिवाइस है, जो कि हाइड्रोलिक रैम है, काफी इंटरेस्टिंग सा एक डिवाइस होता है।
इसमें जैसे कि यहाँ पे आपने वाटर स्टोर किया हुआ है, इससे ये हायर लेवल पे वाटर पहुंचा देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई और पावर सप्लाई। और ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है कि यहां से जितना क्यू जा रहा है उतना क्यों नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली कंजर्व रहेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है m मास ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो इसकी एनर्जी है mgh। यहाँ पे जो है अगर इसके लिए हाइट h2 है तो यहाँ पे होगा वो mgh2 होगा, बट टोटल मास ये नहीं पहुंचा पाता। ये क्या होता है, Q कम हो जाता है और H बढ़ा देता है, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, बट Q है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण जो M कम हो जाएगा और H इंक्रीज कर देते हैं। इसका वर्किंग का मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसको जाके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे वर्किंग होती है इसकी। तो दो चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि लो लेवल से हाई लेवल पे विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई ये वाटर ट्रांसफर कर सकता है। और ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि इसका क्यू कम होता है। यहाँ पे जितना मास है उतना का उतना सारा मास यहाँ पे नहीं पहुंचा पाता, कम मास यहाँ पे पहुंचा पाता है, बट जितना मास पहुंचा है उसकी हेड है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। विदाउट एनी इलेक्ट्रिक मोटर अगर वाटर को लिफ्ट करें तो उसको हाइड्रोलिक रैम बोलते हैं, बट ध्यान रखना सारा का सारा वाटर नहीं हम लिफ्ट कर सकते, इसमें तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन ही नहीं एप्लीकेबल होगा। तो एम कम हो रहा है, एच बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी कंजर्व रह रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 193 कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम फ्रिक्शनलेस मानते हैं इसको, इनकम्प्रेसिबल मानते हैं और नॉन विस्कस मानते हैं। तो नॉन विस्कस है इसलिए उसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसका म्यू है वो 0 ही होता है। सिमिलर टू गैस भी नहीं कह सकते, ऐसा कुछ उसमें असम्पशन नहीं है कि सिमिलर टू गैस होगा। वेरी विस्कस नहीं, उसको हम नॉन विस्कस मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 194 में पूछा है कि कोई लार्ज डायमीटर की पाइप है जिसका डाया है वो 3 मीटर से ज्यादा है, तो उस केस में वहां पे कौन सा डिवाइस हम यूज करके फ्लो मेजर करेंगे। पिटो ट्यूब होता है, वेलोसिटी मेजर करने का है, तो ये नहीं होगा। अगर बहुत लार्ज डाया की पाइप है तो ओरिफिस प्लेट और वेंचुरीमीटर भी वहां पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करना होता है। वेंचुरीमीटर में इस तरीके से करते हैं, ओरिफिस मीटर में डायरेक्टली हम प्लेट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। और अगर लार्ज डाया की पाइप है और उसका आपने बहुत कम एरिया रिड्यूस कर दिया तो वेलोसिटी हेड बहुत ज्यादा हो जाएगा और पी है वो बहुत कम हो जाएगा। और पी प्रेशर बहुत कम होने के कारण हो सकता है कि वेपर प्रेशर की कंडीशन रीच हो जाए, या फिर जो भी लिक्विड फ्लो रहा है उसमें मोस्टली कुछ ना कुछ डिजोल्व गैसेज होती है। तो अगर प्रेशर है वो काफी कम हो गया तो वो डिजोल्व गैसेज है वो भी उसमें से एस्केप करने लग जाएंगी, इसके कारण वहां पे बबल्स वगैरह आ सकते हैं। तो बहुत लार्ज डाया है, बहुत बड़ा क्यू है, लार्ज डाया का पाइप है, तो उस केस में ये दोनों भी उतना सूटेबल नहीं रहते। उस केस में रोटामीटर का यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 कि किसी ओरिफिस को लार्ज ओरिफिस कब बोला जाता है। तो लार्ज और स्मॉल ओरिफिस का इफेक्ट ये आता है कि स्मॉल ओरिफिस के लिए हम मान लेते हैं कि थ्रू आउट द ओरिफिस जो इफेक्टिव हेड है वो सेम है, जबकि लार्ज ओरिफिस में टॉप के लिए हेड अलग होता है, बॉटम के लिए अलग होता है। तो फर्स्ट वाला जो केस है ये स्मॉल ओरिफिस है, यहाँ पे ओरिफिस है ये काफी छोटा है कंपेयरिंग टू एच। तो इस केस में हम मान सकते हैं कि थ्रू आउट द ओरिफिस जो हेड है वो सेम एच ही है। लेकिन अगर बहुत बड़ा ओरिफिस है, जैसे ये वाला ओरिफिस है, इसके टॉप वाला जो पॉइंट है उसके इफेक्टिव हेड H1 है, बॉटम वाले पॉइंट के लिए इफेक्टिव हेड H2 है, और उसकी वर्टिकल वाले डायमेंशन है वो लार्ज है कंपेयरिंग H के कंपेरेटिवली। तो इस टाइप के ओरिफिस को लार्ज ओरिफिस बोला जाता है। इसमें हम डायरेक्टली V = √2GS का फॉर्मूला नहीं लगा पाते। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्मॉल स्ट्रिप लेनी होती है और उस स्मॉल स्ट्रिप के लिए कैलकुलेट करते हैं डिस्चार्ज, और उसको इंटीग्रेट करते हुए पूरे ओरिफिस के लिए डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी वर्टिकल कंडीशन ये होती है कि इफेक्टिव हेड है अगर वो कम है, वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ओरिफिस, तो हम उसको लार्ज ओरिफिस बोलेंगे।
अब इस वाले केस में देखें तो वर्टिकल डायमेंशन क्या हो जाएगी ओरिफिस की, H2 माइनस H1, और इफेक्टिव हेड है वो H है, तो H अगर H2 माइनस H1 से कम है तो उस केस में इसको लार्ज ओरिफिस बोलेंगे। और अगर इसका उल्टा हो कि H बड़ा हो वर्टिकल डायमेंशन से, H बड़ा है वर्टिकल डायमेंशन ओरिफिस, तो उस केस में इफेक्टिव हेड जो होगा, ये ओरिफिस जो होगा ये स्मॉल ओरिफिस होगा। तो यहाँ पे ये सेकंड वाली कंडीशन बन रही है लार्ज ओरिफिस के लिए, तो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 कि ये जो फॉर्मूला है CD इंटू रूट 2GH इंटू ए विल बी इक्वल टू Q, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो ये सिर्फ स्मॉल ओरिफिस के लिए, इस टाइप का कोई ओरिफिस है स्मॉल ओरिफिस है, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसके लिए हम वेलोसिटी रूट 2GH वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर या थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा और CD से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल डिस्चार्ज आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। लार्ज ओरिफिस के लिए ये नहीं अप्लाई कर सकते, स्मॉल ओरिफिस के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि दो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लिक्विड इज मोर, कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लिक्विड मोर होगा इंटरनल माउथपीस में, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जेट, तो जेट का हम कॉन्ट्रैक्शन मेजर करते हैं वो CC से मेजर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सटर्नल माउथपीस के लिए 1 होता है, एक्सटर्नल माउथपीस के लिए 1 होता है, और इंटरनल माउथपीस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.52 होती है, ऑलमोस्ट 0.52 होता है इंटरनल माउथपीस के लिए। तो यहाँ पे वैसे तो ये स्टेटमेंट से भी आपको लग रहा है, दो वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो। तो यहाँ पे है कि मोर है डेविएशन, फिर भी इसका CC होगा वो लेस होगा, तो ये वैल्यू से भी हमें ये चीज पता चल रही है, और स्टेटमेंट से भी ये हिंट मिल रहा है कि दो सेंटेंस यूज करते हैं जब दोनों स्टेटमेंट है वो अपोजिट है एक दूसरे। तो लिक्विड में एंगल ऑफ डेविएशन मोर है बट जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो लेस होगा, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आंसर के में इसका आंसर गिवन है ऑप्शन ए है। CC की वैल्यू भी अगर हम कंपेयर करें एक्सटर्नल माउथपीस से तो कम होती है इंटरनल के लिए, तो वैसे तो इसने मेंशन नहीं किया कि एक्सटर्नल माउथपीस से कंपेयर कर रहा है, बट इसके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल माउथपीस के केस से कंपेयर कर रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है तो अपोजिट होंगे स्टेटमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 में पूछा है कि डिस्चार्ज है वो मोर कब होगा एक इंटरनल माउथपीस के लिए, तो ये कंडीशन सेम होती है इंटरनल माउथपीस और एक्सटर्नल माउथपीस के लिए। एक कंडीशन है जो फुलफिल होगी तो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, वो एज ए माउथपीस एक्ट करेगा। अगर हम इंटरनल माउथपीस की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये जो है ये स्ट्रीमलाइंस है, यहाँ पे ये विना कॉन्टेक्टा फॉर्म हो रहा है, उसके बाद स्ट्रीमलाइंस है वो डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गए हैं। ओरिफिस के केस में जो विना कॉन्टेक्टा बनता है वो ओरिफिस से बाहर बनता है, और उसका एरिया होता है वो ओरिफिस के एरिया से कम होता है, इसीलिए जो Q होता है उसकी वैल्यू कम होती है क्योंकि कम एरिया में फ्लो हो रहा है। माउथपीस के केस में क्या होता है कि विना कॉन्टेक्टा फॉर्म हुआ, उसके बाद वापस से डाइवर्ज हुई स्ट्रीमलाइंस, और अभी जितने एरिया में फ्लो हो रहा है वो एरिया इक्वल है माउथपीस के एक्चुअल एरिया के। कंडीशन इसकी ऐसा होगा इसके लिए ये है कि ये जो लेंथ है, जो लेंथ चाहिए बिना कॉन्टेक्टा को फॉर्म होने के लिए, और वापस बिना कॉन्टेक्ट के बाद स्ट्रीम लाइंस डाइवर्ज होके उनका एरिया है वो माउथपीस के एरिया के इक्वल हो जाए, तो ये जो लेंथ है ये रिक्वायर्ड है इसको। इससे अगर छोटा हमने साइज रख दिया, फॉर एग्जाम्पल माउथपीस का साइज इतना ही होता, तो उस केस में ये माउथपीस के जैसे एक्ट ना करके एक ओरिफिस के जैसे एक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रीम लाइंस है वो डाइवर्ज होकर उन्होंने अपना एरिया ऑफ फ्लो माउथपीस के एरिया ऑफ फ्लो के इक्वल नहीं किया है अभी। तो इसकी कंडीशन होती है कि जो लेंथ है वो अगर D से ज्यादा होगा तो ये एज ए माउथपीस एक्ट करेगा, और अगर कम होगा, अगर L कम होगा D से, तो फिर ये वो एज ए ओरिफिस एक्ट करने लग जाता है और उसके डिस्चार्ज की Q की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए कंडीशन सेम है, और रिक्वायरमेंट इसलिए है कि विना कॉन्टेक्टा फॉर्म हो और वापस से स्ट्रीमलाइंस को डाइवर्ज होने के लिए स्पेस मिल पाए, उतनी हो उसकी सफिशिएंट लेंथ। तो ये कंडीशन है दोनों के लिए। अगर L कम होगा तो वो एज ए माउथपीस एक्ट करने लग जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि लेंथ है वो डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो 198 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। यहाँ पे पूछा है कि जो सडन क्लोजर ऑफ वॉल के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा
वो किस किस पे डिपेंड करेगा? तो पी आई का ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि वी अपॉन ये होता है के, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर है, ई है ये इलास्टिसिटी ऑफ वो मटेरियल है जिसका ये बना हुआ है, टी उसकी थिकनेस है, डी पाइप का डायमीटर है, रो है ये मास डेंसिटी उस फ्लूइड का जो कि इसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ पे पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बल्क मॉडुलस के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। कुछ स्पेशल केस में जब हम पाइप को रिजिड मटेरियल मान दें तो ई इनफाइनाइट हो जाता है और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो जाती है के रो का रूट मल्टीप्लाई बाई वी। तो ए है वो सही स्टेटमेंट है। बी में बोला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर के नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्पेसिफिक वेट के भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 200। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, किसी ने नहीं देखा है पिछला तो मैं एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक पाइप है जिसके एंड पे एक नोजल फिट किया हुआ है, पाइप का लेंथ एल और डाया डी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ है, और जो नोजल फिट किया हुआ है जैसे कि ये पाइप है और पाइप के एंड पे नोजल फिट किया हुआ है, और पूछा है यहाँ पे कंडीशन जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन होती है कि जो हेडलेस होता है वो h/3 होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 3hf, और हमें पता है कि hf होता है FL_V²/2GD। तो कैपिटल H जो हेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3FL_V²/2GD। ये H की वैल्यू आ गई। अब H की दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि H हेड है, हेड लॉस हो रहा है इसमें, L लेंथ में जो होगा FL_V²/2GD, इतना तो हेड लॉस हो गया। बचा हुआ हेड होगा वो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो यहाँ की वेलोसिटी हेड की टर्म्स में अवेलेबल रहेगा। तो हेड लॉस और ये अगर सम कर दें हम v²/2g का तो ये इक्वल हो जाएगा h के जो भी टोटल हेड था। यहाँ पे स्मॉल v और v दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो पाइप के लिए वेलोसिटी है उसको v से डिनोट कर रहे हैं, नोजल के लिए उसको स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं। हेड लॉस की इक्वेशन में कैपिटल V और L आएगा, जब आउटलेट की में जो वेलोसिटी हेड है वो उसको लिखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल v²/2g आएगा, क्योंकि आउटलेट पे स्मॉल a एरिया है तो वेलोसिटी v होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल पुट कर देंगे, FL_V²/2GD, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2FL_V²/2GD इज इक्वल टू v²/2g। ये स्मॉल v²/2g है, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, और हम यहाँ पे कैपिटल V और स्मॉल v का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे जो रेशियो पूछा है वो डायमीटर्स का पूछा है, तो Q सेम होगा। उस इक्वेशन को यूज करते हुए हम फिर यहाँ पे कैपिटल V और स्मॉल v का जो रेशियो है उससे हम कैपिटल A और स्मॉल a का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो v² स्मॉल v² इज इक्वल टू d/2FL, और v स्मॉल v इज इक्वल टू √d/2FL। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है कि v इंटू a इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू a। यहां से फिर हम निकाल लेंगे कैपिटल V स्मॉल v विल बी इक्वल टू स्मॉल a कैपिटल A। तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल a कैपिटल A, जो कि इसने ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में इसे पूछा है कैपिटल A स्मॉल a का रेशियो, तो इसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करेंगे तो a आ जाएगा d 2FL ऊपर आ जाएगा और d नीचे आ जाएगा और इसका रूट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट एक तो ये f है, ये फ्रिक्शन फैक्टर होता है, दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर f की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रिक्शन फैक्टर की फॉर्म में भी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्म में भी काफी बार दे देता है। वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को f डैश डिनोट करते हैं, और f डैश इक्वल होता है 4f डैश इक्वल होता है f की। तो अगर इस f को हम 4f डैश से रिप्लेस करें तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा
एफ डेस एल अपॉन डी का रूट। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसने दोनों फैक्टर्स को ही, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फैक्टर दोनों को एफ ही लिख दिया है। वैसे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में आंसर हो तो हम उसको एफ से एफ डेस से डिनोट करते हैं, और जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसको एफ से डिनोट किया जाता है। तो या तो ऐसे होगा आंसर, या फिर 8 एफ डेस एल अपॉन डी होगा, बट ऐसा इसने नहीं दिया तो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एफ डेस आएगा एफ की जगह पे। तो आज की इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।